नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिटेड जून 2025 के लिए करंट अफेयर का पार्ट 3 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 3 का जो पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है। तो अगर बात करें दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की, तो ये बनी है रेखा गुप्ता। अच्छा, रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए थे। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है, लेकिन आप ये बताइए कि दिल्ली में विधानसभा की कुल सीटें कितनी है। तो दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। और अगर बात करते हैं आपके रेखा गुप्ता की, तो ये दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। अच्छा, इससे पहले कौन दिल्ली की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर, पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री है वो है सुचेता कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी जी क्या है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है। अगर दिल्ली की पहली पूछेगा तो सुषमा स्वराज है। इनसे पहले आतिशी जी भी जो है वो मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, लेकिन अब जो बनी है वो रेखा गुप्ता बनी है। बीजेपी पार्टी से ये है। और दिल्ली में कुल विधानसभा की 70 सीटें हैं। इस बात को आपने याद रखना। अगर आप भी एचपी टेट जून की प्रिपरेशन कर रहे हो और हमसे हैंड रिटन नोट्स किसी भी स्ट्रीम के चाहते हो, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7876145409। हमारे पास वो हैंड रिटन नोट्स है जो हज़ारों बच्चों के टेट परीक्षाओं को इससे पहले पास करवा चुके हैं, और अभी भी आप इन हैंड रिटन से अपने टेट परीक्षा को आराम से पास कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो बात की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की। तो ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा, इसकी थीम क्या थी? तो 2025 में जो इसकी थीम थी वो थी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की रजत जयंती समारोह। तो देखो, बहुत ही सिंपल सी थी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की रजत जयंती समारोह, ये थीम जो थी वो 2025 की अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थी। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखें, किसी ना किसी टेट परीक्षाओं में ये देखने को मिल सकता है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड टनल या बोलेंगे सोनमार्ग टनल का उद्घाटन किया है। तो सोनमार्ग टनल बोले या सोनमर्ग टनल बोले या फिर आप जेड मोल टनल बोले, इसका जो उद्घाटन किया है वो जम्मू कश्मीर में किया गया। और एक जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, आप सभी लोग जानते हैं। और यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में सोनमार्ग टनल का उद्घाटन 2-3 महीने पहले हुआ है। तो ये क्वेश्चन चर्चाओं में बनेगा, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में भी जब दिल्ली में चुनाव हुए थे तो जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुए। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री जो बने हैं वो उमर अब्दुल्ला। कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला बने हैं। और जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी है? वो 90 सीटें हैं। इस बात को आपने याद रखना। तो 90 सीटें यहाँ पे जो है विधानसभा की है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं उमर अब्दुल्ला। क्योंकि ये क्वेश्चन चर्चाओं में रह सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल में अभी पहलगाम में जो हमला हुआ है वो उस करके जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किसे मिला है। तो जो कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 जो दिया गया है वो भारत के क्रिकेट के भगवान अगर कहूँ तो सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया है। इस पुरस्कार की अगर शुरुआत की बात करें तो इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की वो 1994 में हुई है। और क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन बहुत बार ये भी पूछता है कि भारत के वो खिलाड़ी, उस खिलाड़ी का नाम भारत का बताइए जो सबसे कम उम्र में जिनको भारत रत्न बोले तो भारत का सर्वोच्च सम्मान। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न जो है वो सबसे कम उम्र में किसको मिला है? तो सचिन तेंदुलकर को मिला है। और उनकी उम्र उस वर्ष जो है वो मात्र 40 वर्ष थी। तो 40 वर्ष उम्र थी आपकी सचिन तेंदुलकर की जब इनको भारत रत्न दिया गया। और भारत के ये ऐसे व्यक्ति है जिनको सबसे कम उम्र में भारत रत्न मिला है। इस बात को आपने याद रखना है। कौन सा खेल खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वर्ष 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया। तो वर्ष 2024 था, उस समय 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। इस बात को भी आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होने वाली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर को
दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। तो अगर हाल ही में ऐसा शहर जिसको दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जहाँ का पॉल्यूशन सबसे ख़राब है, वो कौन सा है? हनोई। तो हनोई शहर को जो है वो हाल ही में जो है वो सबसे दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो घोषित किया गया है। और अगर बात करें हनोई की, तो हनोई जो है वो वियतनाम एक देश है, उसकी राजधानी है। तो वियतनाम देश की राजधानी अगर पूछी जाएगी तो क्या है? हनोई है। और हनोई जो है वो विश्व का किस शहर को, ये दुनिया का क्या बन गया है? सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अच्छा, बात हो रही है राष्ट्रीय महिला आयोग की। राष्ट्रीय महिला आयोग का जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो विजय किशोर रहाटकर। तो याद रखना, विजय किशोर रहाटकर जी को जो है वो, तो जो विजय किशोर रहाटकर है, इनको राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का जो है वो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो अध्यक्ष होता है, इसका कार्यकाल 65 वर्ष या 3 वर्ष होता है। तो इसको 3 वर्ष के लिए चुना जाता है, या फिर 65 वर्ष, जो भी इसमें से होगा पहले होगा, या तो 65 साल की उम्र हो जाएगी तो इसको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी, या फिर इसको 3 वर्ष अपने पूरे करने पड़ेंगे। तो विजय रहाटकर जी, श्रीमती विजय रहाटकर जी, विजय किशोर रहाटकर जी क्या है? रहाटकर है ये क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष अभी बनाई गई है। तो ये नाम टेट में आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इसकी स्थापना कब हुई? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी, एग्जैक्ट बताता हूँ, 1992। तो 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की जो है वो क्या होती है? स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? तो ऑस्कर जो पुरस्कार 2025 वाला है, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो बने हैं वो बने हैं एड्रियन ब्रॉडी। एड्रियन ब्रॉडी जी को जो है वो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है ऑस्कर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, किस मूवी के लिए? तो इन्होंने काम किया था द बुट लिस्ट। द बुट लिस्ट मूवी है, इसके लिए काम किया है एड्रियन ब्रॉडी ने, और इसके लिए इनको ऑस्कर 2025 का जो पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का मिला है। अच्छा, अगर अभिनेता आपको पता है तो अभिनेत्री भी एग्जामिनर पूछ सकता है। मतलब आपको अभिनेता के बारे में पता है तो अभिनेत्री भी आ सकती है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी है मिक्की मेडिसन। मिक्की मेडिसन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी है। और इन मिक्की मेडिसन जो है, इन्होंने एनोरा, ये अनोरा नहीं है, एनोरा मूवी है, एनोरा मूवी के लिए काम किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, मिक्की मेडिसन बनी है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ऑस्कर 2025 की। और अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो अभिनेता जो बने हैं वो एड्रियन ब्रॉडी बने हैं। दोनों बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो ऑस्कर पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई है? तो ऑस्कर पुरस्कारों की शुरुआत 1929 के आसपास हुई है। इस बात को आपने याद रखना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म की, सर्वश्रेष्ठ मूवी का जो पुरस्कार दिया गया है 2025 का जो ऑस्कर अवार्ड में, वो एनोरा को ही दिया गया है। तो एनोरा मूवी बहुत फेमस है। अनोरा या एनोरा, दोनों नाम आप इसको दे सकते हैं। और इसकी अभिनेत्री मिक्की मेडिसन बहुत हिट हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एड्रियन ब्रॉडी, जिनको द बुट लिस्ट मूवी के लिए इन्होंने काम किया था, इसके लिए इनको मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। और मूवी भी हमने यहाँ पे देख ली। तो सारी के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर जो फेमस डायरेक्टर है, निर्देशक का भी जो है एनोरा मूवी को मिला है। अभिनेत्री भी मैंने आपको बता दिया, मिक्की मेडिसन या माइकी मेडिसन। और सर्वश्रेष्ठ संपादन जो हुआ है वो भी किसका हुआ है? एनोरा मूवी का हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि IPL नीलामी, IPL बोले तो इंडियन प्रीमियर लीग, IPL नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो IPL नीलामी इतिहास की जो सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं वो बने हैं ऋषभ पंत। अच्छा, ऋषभ पंत IPL नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। इस बात का तो आपको बिल्कुल पता चल गया है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि महंगे हैं तो कितने महंगे बने? आज तक सबसे महंगा जो खिलाड़ी है वो ऋषभ पंत है। इनको 27 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट्स, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने में खरीदा? 27 करोड़ में किसने खरीदा? लखनऊ सुपर जायंट्स के द्वारा इनको खरीदा गया। और IPL नीलामी में साल कुल जो है वो कितने खिलाड़ी थे? तो कुल 577 प्लेयर्स थे, 570 खिलाड़ी थे। और IPL की जो शुरुआत होती है वो 2008 में पहली बार IPL भारत में खेले गए थे। और जो सर्वश्रेष्ठ महंगे ऑलराउंडर बने हैं वो वेंकटेश अय्यर बने हैं। वेंकटेश अय्यर सबसे महंगे ऑलराउंडर KKR के लिए बने हैं। इनको 23.75 करोड़ों में
केकेआर ने खरीदा है। तो केकेआर बोले तो कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा इनको खरीदा गया है, इस बात को आपने याद रखना है। और आईपीएल की जो स्पॉन्सर है, पहले जैसे वीवो आईपीएल होता था, अब टाटा आईपीएल के नाम से आईपीएल को जाना जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 73वें मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता कौन बनी है? तो ये बनी है विक्टोरिया कैजोर थिलविग। तो विक्टोरिया कैजोर थिलविग जो है वो 2024 की 73वीं मिस यूनिवर्स बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन आ सकता है कि विक्टोरिया कैजोर थिलविग किस देश से थी? तो ये डेनमार्क। किस देश से थी? ये डेनमार्क से थी, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की ओर से भाग किसने लिया? तो भारत की ओर से जो मिस यूनिवर्स जो पार्टिसिपेशन थी उसमें 2024 में भाग लिया गया रिया सिंघा। किसकी ओर से? रिया सिंघा की ओर से। और भारत की जो पहली महिला मिस यूनिवर्स बनी थी वो कौन बनी थी? क्वेश्चन ये बहुत बार है, रैंडम क्वेश्चन। और कब बनी थी? तो भारत की पहली महिला मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन बनी थी। कब बनी थी? 1994 में। तो 1994 में सुष्मिता सेन को भारत की पहली महिला मिस यूनिवर्स बनाया गया था, इस बात को आपने याद रखना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, ये भी आप समझ गए। अच्छा, आपने एक नाम और सुना होगा और वो नाम है हरनाज संधू। हरनाज संधू को 70वें नंबर की मिस यूनिवर्स बनाया था 2021 में, अगर आपको याद होगा। इनका नाम भी बहुत गूंज रहा था, टेट परीक्षाओं में बहुत बार पूछा था। तो 70वें नंबर की जो मिस यूनिवर्स बनी थी वो भारत से थी, हरनाज संधू। और अब रिया सिंघा वहाँ पे गई है। तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि नवंबर 2024 में कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको आप एसएससी भी कहते हैं, इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो एस गोपाल कृष्णन जी बने हैं। तो एस गोपाल कृष्णन जी एसएससी के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। अच्छा, एसएससी की बात करें तो इसका पूरा नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का पूरा नाम है, इस बात को आपने याद रखना है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसएससी का गठन कब हुआ? तो एसएससी का गठन 4 नवंबर 1975 को होता है। और एसएससी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, इस बात को आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन सारे के सारे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले, आप एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिए, कोई सा क्वेश्चन भी पेपर में उठ सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि नवा आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में होता है, ये न्यूजीलैंड के द्वारा, किसके द्वारा? न्यूजीलैंड जो देश है उनके द्वारा जीता गया था, इस बात को आपने याद रखना है। न्यूजीलैंड ने इसको जीता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको न्यूजीलैंड ने जीता। आपका जो आईसीसी T20 महिला विश्व कप था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आईसीसी T20 महिला विश्व कप हुआ था 2024 में, वो कहाँ पर हुआ था? तो ये यूएई में हुआ था। तो याद रखना, ये यूएई में होता है। और याद रखना है कि इसकी जो उप विजेता टीम थी वो थी दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका उप विजेता थी और विजेता जो टीम थी वो न्यूजीलैंड थी। चाहे आप पुरुष वाला जो जीता था वो इंडिया ने जीता था और इसमें भी उप विजेता दक्षिण अफ्रीका। मतलब कि दक्षिण अफ्रीका की जो टीम है इनका थोड़ा लक फैक्टर काफ़ी कम रहता है, ये फाइनल सेमीफाइनल में हार जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अदालतों में दिखने वाली न्याय की देवी की मूर्ति में क्या क्या बदलाव किए गए? तो जो अदालतों में जो आपको न्याय की देवी की जो मूर्ति दिखती है उसमें जो काफ़ी बदलाव हुए, एक तो आँखों की जो पट्टी है उसको हटा दिया गया है। दूसरा जो है वो इसमें अब साड़ी पहनाई गई है और तलवार की जगह संविधान यहाँ पर जो है वो हाथ में दिया गया है। तो याद रखना, आँखों की जो पट्टी होती थी उसको हटा दिया गया है, इसको साड़ी पहना दी गई है और साड़ी पहनाने के बाद तलवार की जगह यहाँ पर जो है वो संविधान अब बनाया गया है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इतने ज़्यादा बदलाव किए हैं, आंखों की पट्टी हटा दी, साड़ी पहनाई गई, तलवार की जगह संविधान, इसके शिल्पकार कौन है? आर्किटेक्ट कौन है? भाई आर्किटेक्ट तो कोई ना कोई होगा। तो इसका आर्किटेक्ट है विनोद गोस्वामी। तो विनोद गोस्वामी ने जो ये न्याय की देवी की जो मूर्ति है हमारे संविधान में इसको बदला है, इस बात को आपने याद रखना है। और चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है, आंखों की पट्टी हटाई है, साड़ी पहनाई गई है और तलवार की जगह संविधान यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बोले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको बोलते हैं कैग, कैग की पूरी फुल फॉर्म भी देखेंगे। कैग जो बने हैं वो बने हैं के संजय मूर्ति। तो के संजय मूर्ति भारत के नए कैग बने हैं, इस बात को आपने याद रखना। कैग बोले तो पूरा नाम जो कैग का होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो बने हैं वो
के संजय मूर्ति साहब, ये नाम टेट परीक्षाओं में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। अच्छा, कैग के बारे में आर्टिकल नंबर 148 से 151 तक बात की जाती है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 148 से 151 किसकी बात करता है? तो भारत के कैग की बात करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करता है। हिंदी में बोले तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत का जो कैग होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के कैग की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक उपाधि इनको मिली है जिसका नाम है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो पुरस्कार है वो भारत के जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया। ये जो है वो ग्लोबल पीस अवार्ड। तो ये कैसा अवार्ड है? ग्लोबल पीस अवार्ड है, मतलब कि विश्व में शांति लाने वाला अवार्ड है। और याद रखना, ये अल्पसंख्यक उत्थान को दिया जाता है। उन्हें यह अवार्ड अल्पसंख्यक उत्थान के लिए जो है वो दिया गया, क्योंकि अल्पसंख्यक जो है उनके लिए बहुत बेहतरीन काम किया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये पुरस्कार जो दिया जाता है वो जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर पुरस्कार है वो AIAM के द्वारा दिया जाता है, जो कि एक प्रकार का नवगठित गैर सरकारी संगठन है जो भारतीय अमेरिकी अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए कार्य करता है। तो भारत में जो अमेरिकी है वो अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनके लिए जो कल्याण का कार्य कर रहा है उनके लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा है? तो पेरिस ओलंपिक पदक तालिका में भारत बहुत पीछे रहा है। भाई, भारत का जो नंबर रहा है वो 71 नंबर रहा है, तो मतलब भारत पीछे ही रहा होगा। अब अगर भारत की बात करें, भारत इसमें बहुत कम पदक लेके आया। टोटल भारत ने 6 पदक जीते, 6 में एक भारत ने सिल्वर लाया। क्वेश्चन आ सकता है कि पहले पेरिस ओलंपिक में कितने सिल्वर आए? तो एक सिल्वर बोले तो रजत पदक एक ही आया भाई, मतलब कि भारत बहुत पीछे चल रहा था। और दूसरा जो भारत ने जीता 5 कांस्य, ब्रॉन्ज, 5 कांस्य पदक, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कांस्य पदक जीते 5। और अगर बात करें आपके रजत की, गोल्ड नहीं जीत पाए, नीरज चोपड़ा ने इस बार दिलाया जरूर लेकिन सिल्वर दिलाया। अच्छा, क्वेश्चन भारत की कर रहा है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की ऐसी महिला जिसने जो है वो भारत के लिए एक ही ओलंपिक में 2 पदक लाए, तो उनका नाम है मनु भाकर। मनु भाकर के द्वारा एक ही ओलंपिक में भारत के लिए 2 पदक लाए गए थे। इस बात को आपने याद रखना, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते? तो सबसे ज़्यादा अमेरिका ने कितने जीते? तो अगर अमेरिका की बात करें, अमेरिका सबसे आगे ही रहा है हमेशा। अमेरिका ने 126 पदक जीते, शीर्ष पर रहा। जबकि चीन भी कहाँ पीछे रहने वाला था? चीन ने 91 पदक यहाँ पर जीते और ये दूसरे स्थान पर रहा। तीसरे पर रहा जापान ने कितने जीते? 45। अब जापान ने 45 जीते। और चौथे पे रहा ऑस्ट्रेलिया ने पदक जीत लिए 53, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 53 जीते। अब इनकी पदक तालिका में गोल्ड हमेशा देखा जाता है। मान लो एक देश के पास 20 पदक है, एक देश के पास 26 पदक है, लेकिन इस देश के पास गोल्ड कितने हैं? 7 है, और इस देश के पास गोल्ड कितने हैं? 5 है। तो ज़्यादा पदक तालिका में इसको तवज्जो दिया जाएगा, गोल्ड वाले को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। तो पेरिस ओलंपिक का आप ये याद रखें, भारत के लिए जो रजत लाया था, सिल्वर जो मेडल जिसको आप बोलते हैं, वो लाया था नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक जो गेम है वो खेलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको आप जैवलिन थ्रो भी बोलते हैं। तो ये नीरज चोपड़ा ने पहले भारत के लिए स्वर्ण दिलाया। अब इस बार जो है वो क्योंकि पाकिस्तान के जो एक खिलाड़ी थे उन्होंने जो है वो इस बार गोल्ड जीता, बहुत ज़्यादा फेंका उन्होंने, लेकिन नीरज चोपड़ा ने भी अच्छा किया और भारत के लिए सिल्वर दिलाया, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा एक बार, हर हर महादेव टू ऑल। जय हिंद, जय श्री राम। हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट्स।